बारिश की एक रात। रुद्रपुर गांव के पास में ही एक आम का बगीचा था। सभी बच्चे प्रतिदिन उस बगीचे में आम तोड़ने के लिए जाया करते थे। रितेश और चिंकी, सुनो, हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं। हमें आने में शाम हो जाएगी। जब तक हम लोग आ नहीं जाते तुम दोनों घर पे ही रहना। उस बगीचे में आम तोड़ने मत जाना। ठीक है पापा, हम दोनों वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हम गांव में तो घूम सकते हैं ना। नहीं, तुम दोनों आज कहीं मत जाना, अपने दोस्तों के घर पर भी नहीं। चलो ललिता, हमें देर हो जाएगी। ललिता और मुकेश घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रितेश और चिंकी बातें करने लगते हैं। रितेश भैया, हम दोनों अब कैसे जाएंगे आम तोड़ने? राहुल और अमन कब के उस बगीचे में जा चुके होंगे। कल भी वो दोनों हमसे पहले पहुंचकर ढेर सारे आम तोड़े थे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर पापा को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। शाम होने से पहले हम लोग घर चले आएंगे। तो फिर वो दोनों दोपहर में ही राधा के घर पहुंचते हैं। राधा, क्या तुम नहीं चलोगी हमारे साथ आम तोड़ने? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आज वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है और मम्मी ने वहाँ जाने से भी मना किया है। राधा की बातें सुनकर वो दोनों कुछ देर तक सोचते हैं। फिर चलो रितेश भैया, हम दोनों ही वहाँ जाएंगे। कुछ समय में वो दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं। रितेश भैया, अभी कल ही इस आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे, फिर अचानक सब कहाँ गायब हो गए। अरे चिंकी, हो सकता है राहुल और अमन सुबह ही आकर इस पेड़ से सारे आम तोड़ लिए होंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगाता। वो दोनों इस पेड़ के सारे आम कैसे तोड़ सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ और कोई भी आता है और वही सारे आम तोड़कर ले गया। रितेश और चिंकी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पे एक खूबसूरत औरत उनके पास आती है। बच्चों, इस बगीचे में क्या कर रहे हो? कहीं आम तोड़ने तो नहीं न आए हो? नहीं, हम लोग आम तोड़ने नहीं आए थे, यहाँ पर घूमने आए थे। फिर हम दोनों चले जाएंगे। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम दोनों रोज यहाँ पर आम तोड़ने आते हो। मैं तुम दोनों को रोज यहाँ पर देखती हूँ। पर आप रहती कहाँ हो? हमने तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। मैं यही रहती हूँ, इसी बगीचे में। पास में ही मेरा घर है। मैं भी तुम दोनों की तरह यहाँ पर रोज आती हूँ और खूब सारे आम तोड़ती हूँ। तुम दोनों को चाहिए तो बोलो, मेरे पास अभी बहुत सारे आम हैं। वो दोनों उस औरत की बातें मानकर उसके साथ जाते हैं। उन दोनों को वो और खूब सारे आम देती है। रितेश और चिंकी कुछ आम खाते हैं और जितना आम बच जाता है वो उसे घर लेकर आते हैं। शाम को मुकेश और ललिता घर आ जाते हैं। सभी भोजन करके सो जाते हैं, पर चिंकी को नींद नहीं आती। वह उसी बगीचे के बारे में सोचती है। कुछ ही देर में उसकी आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उस बगीचे में पाती है। ये मैं इस बगीचे में कैसे आ गई? मैं तो घर पे सो रही थी। तभी वहाँ पे वो औरत आ जाती जो उनको बगीचे में मिली थी। अरे चिंकी, तुम आ गई। मैं कब से तो तुम्हारी इंतजार कर रही थी। अब तुम आ गई हो तो चलो मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। वो औरत चिंकी को अपने साथ ले जाने लगती है। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे डर भी लग रहा था। काली अंधेरी रात चिंकी उस औरत के साथ चली जा रही थी, तभी उसकी नजर एक कब्रिस्तान पे पड़ती है। चिंकी और ज्यादा डर जाती है। वो औरत उसे उसी कब्रिस्तान में ले जाती है। चिंकी, तुम कह रही थी ना कि मेरा घर कहाँ है, तो सुनो, मेरा घर इसी कब्रिस्तान में है। मैं यही रहती हूँ। तो क्या तुम मर चुकी हो? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम्हें मैं अभी अपना असली रूप दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है।
भयानक सपना था, कहीं सच में तो वो औरत चुड़ैल तो नहीं। तभी सपनों वाली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुमने कोई झूठा सपना नहीं देख, तुमने जो देखा वो सही है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये सुनकर चिंकी बेहोश हो जाती है। इतना समय हो गया, चिंकी अभी बिस्तर से उठी नहीं। अब तक तो वो उठ जाती थी। चलकर देखती हूँ उसकी तबीयत तो ठीक है ना। ललिता जैसे ही चिंकी के कमरे में जाती है तो वो देखती है चिंकी फर्श पर बेहोश पड़ी है। कुछ ही देर में रितेश और चिंकी के पापा मुकेश भी आ जाते हैं। ललिता चिंकी के ऊपर पानी का छिड़काव करती है और चिंकी को होश आ जाता है। चिंकी अपनी आंखें फटाक से खोल देती है। सभी उसकी आंखें देखेकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये चिंकी को क्या हुआ? उसकी आंखें तो देखो एकदम से लाल पड़ी है। चिंकी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है तुमको? मेरे पास तुम लोग मत आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मीरा यहीं कहीं होगी, मुझे उससे बचा लो। कौन मीरा? यहाँ तो कोई मीरा नहीं है। तुमने मुझे छुआ कैसे? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे छुआ भी तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी। ललिता मुकेश डर जाते हैं उसकी बातें सुनकर। वो दोनों चुपचाप से उस रूम से बाहर जाकर बातें करने लगते हैं। आखिर उसे हो क्या गया है? हम में से किसी को भी नहीं पहचान रही हैं और उसकी बातों से तो लगता है कोई और ही बोल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे बच्ची को किसी ने कुछ करवा दिया है। इससे पहले तो ऐसी नहीं थी वो। अब हमें किसी तांत्रिक बाबा को ही बुलाना पड़ेगा, वही इसे सही कर सकते हैं। अगले दिन ललिता अपने घर पे तांत्रिक बाबा को बुला लाई। कहाँ है वो बच्ची? अभी उसे मेरे पास लाओ। तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे सामने आ गई। जरा देखूं तो क्या कर लेता है तू। तो तू मुझसे ज्यादा ताकतवर अपने को समझ रही है। अरे मैं तेरे जैसे कितनों को मारकर भगा दिया है। तेरे जैसे भूत प्रेत तो मेरे सामने गड़गड़ाते हैं। तो देखती हूँ तू मुझे रोक पाता है कि नहीं। कल तक का ही समय है तेरे पास। कल तो मैं इस बच्ची को लेकर चली जाऊंगी और फिर ये इस दुनिया में कभी नहीं आएगी। अरे इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू इसे मारना चाहती है? इसे मारकर क्या मिलेगा तुझे? शांति। इसे मारकर मुझे शांति मिल जाएगी क्योंकि इसके दादाजी ने मेरा घर उजाड़ा था। नहीं, ये सब तो झूठ कह रही हैं। जहाँ तक मैं अपने पिताजी को जानता था वो तो एकदम भावुक और दयालु थे। वो किसी का क्या बिगाड़ सकते थे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं और मेरा परिवार हम सब शहर में रहते थे। मेरे पति का काम बंद हो जाने के कारण हम लोग गांव में रहने के लिए आ गए। हमने यहाँ के सेठ धनीराम से जमीन खरीदी और उसमें रहने लगे। एक रात मेरे घर 2 लोग आए जो इसी गांव से थे। वो दोनों मेरे घर पर चोरी करनी चाहिए, पर मेरे पति ने उन दोनों को चोरी करते देख लिया और उन दोनों को पकड़ लिया और गांव वालों को बुलाने लगे। तभी एक आदमी उनके पकड़ से छूट गया और उसी ने मेरे पति को चाकू मार दिया। ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों मुझे धक्का दे दिए। मैं जमीन पर गिर गई और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। जब वहाँ पे गांव वाले आए तो दोनों ने सब कुछ उल्टा बताया। अरे अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। ये औरत दुष्ट है, इसने अपने बेटे और पति को मार दिया। हम दोनों ने इनकी चीखें सुनी। जब तक हम यहाँ आते तब तक ये अपने बेटे और पति को मार चुकी थी। गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया लेकिन मेरी बातों पर नहीं। उस समय इस गांव के मुखिया तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन उन्होंने भी मेरी एक नहीं सुनी।
मुखिया जी, जो औरत अपने बेटे और पति की जान ले सकती है, वो हमारे लिए भी खतरा बन सकती है। मेरी राय इसी में है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ इसे जिंदा ही दफन कर देते हैं, तभी सभी के लिए अच्छा होगा और कोई औरत ऐसे काम करने से 10 बार सोचेगी। ये बातें सुनकर सरपंच ने उनकी बातों पर सजा सुनाई। मुझे गांव के बगीचे में जिंदा दफन कर दिया गया, तो अब तुम ही बताओ क्या मैं गलत हूँ? मेरे हिसाब से तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सरपंच नहीं है, बल्कि वो 2 आदमी हैं जो तुम्हारे पति और बेटे को मार दिया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने उन्हें कब का मार दिया है और उनके परिवार वालों को भी बस मुझे इसी घर से बदला लेना था, जो अब पूरा होने वाला है। ठीक है ललिता, अपने बेटी को इसके कमरे में ले जाओ। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना बदला पूरा कर रही है। ललिता अपने बेटी को कमरे में छोड़ आती है। मेरी बात गौर से सुनो, इसे कोई कितना भी मना ले ये मानने वाली नहीं है। हमारे पास तुम्हारे बेटी को बचाने के लिए आज रात तक का समय है। हमें इसी रात में कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन हम इतने वक्त में करेंगे क्या? मैं बताता हूँ। हमें आज रात को उसी आम के बगीचे में जाना होगा और उसकी लाश को जलाना पड़ेगा, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक की बातें मानकर मुकेश, ललिता और तांत्रिक आधी रात को उस बगीचे में पहुँचे। सभी के अंदर उस चुड़ैल का डर था। कुछ ही पल में वो तीनों उस कब्र तक पहुँच गए, जहाँ गांव वालों ने मीरा को जिंदा दफनाया था। मुकेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से इस मिट्टी को हटाओ। मुकेश मिट्टी को खोदने लगता है। कुछ समय में मुकेश वो कब्र खोद देता है। उस कब्र में मीरा की लाश एक कंकाल में बदल गई थी। अब जल्दी से इसमें आग लगाओ। जैसे ही मुकेश आग जलाने जाता है, तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। तुम सब ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। चुड़ैल अपने हाथों से मुकेश और तांत्रिक को दाबकर मारने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर ललिता उस कब्र में आग लगा देती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।